डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वह टॉपिक है प्रतिष्ठित विश्लेषण एडम स्मिथ की व्याख्या यानी क्लासिकल अप्रोच थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। अब देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, शेयर करना ना भूलें। देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर्थिक वृद्धि का जो मॉडल है वह मॉडल यानी आर्थिक वृद्धि का प्रतिष्ठित मॉडल सिद्धांत वस्तुतः प्रतिष्ठित प्रणाली की वृद्धि से काफ़ी भिन्न है। आर्थिक वृद्धि का प्रतिष्ठित विश्लेषण प्रावेगिक अर्थशास्त्र में स्थैतिक विधियों को प्रदर्शित करता है और यह प्रावेगिक समस्याओं की एक विशिष्ट विधि है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो माल्थस एवं जे.एस. मिल ने वृद्धि व गतिरोध पर व्याख्या प्रस्तुत की है। तदुपरांत कार्ल मार्क्स द्वारा वृद्धि एवं पतन का विश्लेषण किया गया है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा विकसित व्याख्या एक अर्थव्यवस्था का बहुत सरल मॉडल प्रस्तुत करती है। यह विचारों की एक क्रमबद्ध स्कीम एवं ऐसी नीतियों के सामने रखने का प्रयास करती है जिनकी वास्तविक रूप से होने वाली या वास्तविक रूप से होने की आशा हो। ऐसे एक सरलीकृत मॉडल के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए तथा जटिलताओं का त्याग करते हुए प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था में कार्य करने वाली नीतियों की कार्यप्रणाली का विवेचन किया। उनका मुख्य लक्ष्य नीति निर्धारण के लिए ऐसे निर्णयों को परिभाषित करना था जिनसे राष्ट्रों की संपत्ति में वृद्धि हो सके। राष्ट्र की संपत्ति यानी वेल्थ ऑफ नेशन की प्रकृति एवं कारणों व नीतियों के निर्धारण संबंधी राजनीतिक अर्थव्यवस्था का प्रतिष्ठित विश्लेषण एक आवश्यक एक रूपता का परिचय देता है। विलियम वामोल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक डायनामिक्स जो 1951 में प्रकाशित हुई में इस विधि को मैग्निफिसेंट डायनामिक्स कहकर संबोधित किया। वस्तुतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कार्ल मार्क्स ने आर्थिक सिद्धांतों के ऐसे समूह को प्रतिपादित करते हुए किया जिसका या जिनका विकास 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ औद्योगिक पूंजीवाद की प्रौद्योगिकी को समझाने के लिए या समझाने हेतु किया गया था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारकों तथा समाज में व्यक्तियों के समूहों के मध्य इसके वितरण पर प्रकाश डाला। उन्होंने श्रम की उत्पादकता को राष्ट्रों की संपत्ति का कारण बतलाया। एक आर्थिक प्रणाली की उत्पादन क्षमता में होने वाली प्रत्येक वृद्धि का मुख्य स्रोत
श्रम उत्पादकता में होने वाली वृद्धि बतलाया गया। भले ही प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता कुछ भी हो, उनका यह विश्वास था कि उत्पादित संपत्ति भले ही आर्थिक या भले ही वार्षिक प्रवाह के रूप में हो या उत्पादन के साधनों के एक संचयी स्टॉक के रूप में, औद्योगिक समाज की बढ़ती हुई दशाओं का विश्लेषण करती है। एक उन्नति कर रहे औद्योगिक समाज की आर्थिक प्रणाली को स्पष्टतः वर्णित करने का श्रेय एडम स्मिथ को जाता है। प्राकृतिक या प्रकृतिवादियों के द्वारा वर्णित विश्लेषण को आधार मान उन्होंने समूची प्रक्रिया की तस्वीर सामने प्रस्तुत की। स्मिथ के व्यापक विचारों को क्रमबद्ध एवं विकसित करने के साथ ही सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करने का कार्य डेविड रिकार्डो ने किया और उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बनावट एक समाज में विभिन्न वर्गों के मध्य के संबंध एवं आर्थिक प्रणाली की प्रावैगिकी की व्याख्या की। उनकी संपत्ति में राजनीतिक अर्थव्यवस्था राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारणों का अध्ययन नहीं बल्कि ऐसे नियमों की जानकारी थी जो समाज में विभिन्न वर्गों के मध्य कुल उत्पाद के विभाजन को निर्धारित करती है। डेविड रिकार्डो के मुख्य आलोचक थे उनके प्रिय मित्र थॉमस रॉबर्ट माल्थस। यानी डेविड रिकार्डो के जो आलोचना करने वाले जो थे वह थे उन्हीं के मित्र थॉमस रॉबर्ट माल्थस थे। और माल्थस ने जो 1778 यानी 1778 में प्रकाशित अपनी बुक यानी ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन से प्रसिद्ध हुए, इस लेख में माल्थस ने जनसंख्या की सापेक्षिक वृद्धि एवं खाद्यान्न की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया। 1803 में यानी 1803 में एडम स्मिथ के फ्रांसीसी शिष्य जीन बॉप्टिस्ट से का ग्रंथ है, यानी उनकी जो बुक है वह बुक थी ट्रेटिक डी इकोनॉमिक पॉलिटिक, यानी ट्रेटिक डी इकोनॉमिक पॉलिटिक यानी विशेषता डी आर्थिक राजनीति प्रकाशित हुआ। और रिकार्डो ने से का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, अतः बाजार में समर्थ मांग की कमी के कारण मंदी नहीं हो सकती है। फिर रिकार्डो के उपरांत 19वीं शताब्दी के चौथे दशक तक प्रतिष्ठित राजनीतिक अर्थव्यवस्था के उदारवादी संप्रदाय को जॉन स्टुअर्ट मिल ने बनाए रखा और उन्होंने अपना जो शोध है या उनका जो ग्रंथ है यानी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो
1848 में यानी 1848 में पूंजीपति एवं श्रमिक के मध्य होने वाले विवाद को रेखांकित नहीं किया। फिर क्या हुआ? मिल के विचारों को प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के एक नए विश्लेषण का विरोध सहना पड़ा। यह नई प्रणाली रिकार्डो के कई नियमों या कई विचारों के साथ इतिहास एवं समाज के अधिक सामान्य सिद्धांत का संयोग प्रस्तुत करती थी, जिसके जनक कार्ल मार्क्स थे। मार्क्स ने कहा कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का प्रारंभ सर विलियम पैटी एवं इसका अंत इंग्लैंड में रिकार्डो के साथ हुआ। मार्क्स के अनुसार प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र आर्थिक प्रक्रिया में सामाजिक संबंधों की महत्ता या संबंधों की महत्ता को प्रदान करता था। संक्षेप में प्रतिष्ठित राजनीतिक अर्थव्यवस्था प्रावेगिक समस्याओं में काफ़ी रुचि रखती थी। आर्थिक प्रगति के कारणों की या आर्थिक प्रगति के कारणों को पूंजीपति या पूंजीवादी अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की गति के नियमों का नाम दिया गया और इनसे संबंधित समस्याओं को सुलझाने की विधि राष्ट्रों की संपत्ति की प्रकृति एवं कारण थी, जिनसे ऐसे नियमों का निर्धारण होता था जो समाज के विभिन्न वर्गों में आय का वितरण करते थे और इन प्रावेगिक समस्याओं को सुलझाने के लिए स्थैतिक सिद्धांत यंत्रों का प्रयोग किया गया। इसी कारण आर्थिक वृद्धि का प्रतिष्ठित सिद्धांत आधुनिक वृद्धि मॉडलों की भांति नहीं है। स्थैतिक मॉडल एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था की औसत दशा में होने वाले परिवर्तनों को स्थैतिक विधियों के द्वारा परिभाषित करते थे। प्रोफेसर J.R. हिक्स ने अपनी पुस्तक यानी प्रोफेसर J.R. हिक्स की जो बुक है उसका नाम है कैपिटल एंड ग्रोथ, जो 1965 में के पेज नंबर 36 में J.R. हिक्स लिखते हैं कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने एक पुरातन वृद्धि मॉडल स्थापित किया जो एक जटिल वास्तविकता के विशिष्ट पक्ष की आंशिक समझ प्रदान करता था। अब देखिए एडम स्मिथ का जो सिद्धांत है यानी थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ, उसमें क्या नया है ये देखते हैं। तो देखिए एडम स्मिथ का महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक अध्ययन एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1976 यानी 1976 में मुख्यतः आर्थिक विकास की समस्याओं पर आधारित रहा। यद्यपि आर्थिक विचारों के इतिहास में एडम स्मिथ के मूल्य एवं वितरण सिद्धांत ने सापेक्षिक रूप से
अधिक ध्यान आकर्षित किए, परंतु उनकी मूलभूत चिंता वृद्धि एवं विकास के प्रावेगिक प्रश्नों से थी। स्मिथ ने आर्थिक विकास हेतु उत्तरदायी घटकों को निर्धारित करने का प्रयास किया व साथ ही उन नीतिगत उपायों की भी सामने रखा जिनमें तीव्र वृद्धि के लिए वातावरण बनाया गया या वातावरण बनाया जाना संभव होता। वस्तुतः उन्होंने आंतरिक रूप से संगत प्रावेगिक मॉडल प्रस्तुत किया और एडम स्मिथ का यह मत था कि समाज में स्वतंत्र एवं संचालित प्रतियोगिता की दशा उपस्थित होती है, जिसमें कोई सरकारी या अन्य व्यवधान नहीं होता है या अन्य व्यवधान नहीं होना चाहिए। एडम स्मिथ प्राकृतिक नियमों की सार्वभौमिक प्रभावितों या सार्वभौमिकता से प्रभावित थे। उनके अनुसार प्रकृति द्वारा बनाए गए नियमों के पालन में या नियमों के पालन से न्याय एवं आर्थिक विकास की प्रतिष्ठित या प्राप्ति होती तथा, लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि नियमों के पालन से न्याय में आर्थिक विकास की प्राप्ति होती है और जो प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के हित भी सुरक्षित रहते हैं, तब क्या होता है, तो ऐसा नहीं होता तो आर्थिक विकास में बाधाओं का अनुभव होगा। एडम स्मिथ ने विकास का मूल स्रोत मनुष्य की प्रेरणा शक्ति को बनाया। एडम स्मिथ द्वारा वर्णित विश्लेषण को निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं और वह जो बिंदु हैं, वह पहला जो बिंदु है वह बिंदु है उत्पादन फलन, यानी फर्स्ट पॉइंट आता है इसके अंतर्गत उत्पादन फलन, यानी प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए उत्पादन फलन को ही इन्होंने सबसे पहले क्यों लिया था, इसका क्या कारण था, तो इसे समझते हैं। देखिए एडम स्मिथ ने उत्पादन के 3 घटकों यानी पूंजी स्टॉक जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, श्रम शक्ति जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं एवं भूमि जिसको हम एन से प्रदर्शित करते हैं, उन्होंने इन्हें महत्वपूर्ण माना है। भूमि से अभिप्राय ज्ञात एवं आर्थिक रूप से उपयोगी साधनों की पूर्ति से था और स्मिथ के अनुसार उत्पादन के साधनों में श्रम का विशेष महत्व है, जो देश के वार्षिक उपयोग हेतु विविध वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है। उत्पादन के साधनों में पूंजी के विषय में स्मिथ क्या करते हैं, स्मिथ ने यह स्पष्ट किया है कि पूंजी मितव्यता से बढ़ती है
तथा फिजूल खर्ची एवं बुरे आचरण से घटती है। पूंजी संचय में परिश्रम से अधिक महत्वपूर्ण मितव्यता है। पूंजी स्टॉक के श्रम शक्ति एवं भूमि को समाहित करता उत्पादन फलन यानी y इजिकल टू क्या होगा, y इजिकल टू, अब देखिए y इजिकल टू क्या होगा, फंक्शन किसका होगा, k l और n का, k l n का फंक्शन है। क्या है, y इजिकल टू फंक्शन k l n, के कैपिटल L लेबर और N भूमि लैंड, इनका यह फलन है। और जब ये फलन होता है तो स्मिथ ने घटती हुई सीमांत उत्पादकता की मान्यता नहीं ली, अतः उनका उत्पादन फलन पैमाने के बढ़ते हुए नियमों से संबंधित रहा है। स्मिथ का विचार था कि समय के साथ साथ बाजार में या बाजार के आकार में वृद्धि होती है तथा वास्तविक या आंतरिक व बाह्य मितव्यताएं प्राप्त होती हैं। इससे उत्पादन की वास्तविक लागत कम होती है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है वह पॉइंट है उत्पादन की तकनीक। सेकंड पॉइंट क्या है, उत्पादन की तकनीक। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है उत्पादन की तकनीक यानी टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। अब देखिए उत्पादन की जो तकनीक है इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, श्रम विभाजन का। किसका, इसके अंतर्गत जो हम अध्ययन करेंगे वह अध्ययन करेंगे श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखिए डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, यानी उत्पादन की जो तकनीक है इसके अंतर्गत जो हम श्रम विभाजन का अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्या है कि एडम स्मिथ यहाँ यह मान करके चलते हैं या एडम स्मिथ के अनुसार उत्पादन में वृद्धि श्रम शक्ति द्वारा होती है। श्रम विभाजन से श्रम की उत्पादक शक्तियों में सुधार होता है और उत्पादकता में वृद्धि तब संभव है जब प्रत्येक श्रमिक की कार्य क्षमता में वृद्धि हो। दूसरा, वस्तुओं के उत्पादन में लगा समय कम हो तथा श्रम बचत मशीनों की खोज संभव हो। उत्पाद तकनीक में सुधार के साथ साथ बढ़ता हुआ श्रम विभाजन उत्पादन में पैमाने की मितव्यताओं को संभव बनाता है। एडम स्मिथ ने यह स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन मात्र तकनीकी दृश्यताओं पर ही निर्भर करता है और श्रम विभाजन केवल लाभप्रद होगा तब जब उत्पादित होने वाली वस्तुओं के लिए समुचित बाजार हो। बाजार का आकार मुख्यतः उपलब्ध पूंजी स्टॉक तथा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगाए गए संस्थागत संरक्षण पर निर्भर करता है। संक्षेप में बढ़ते हुए श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है कि बाजार के आकार पर प्रतिबंध लगे तथा पूंजी का संचय संभव हो।
तीसरा इसमें जो पॉइंट आता है वह है पूंजी संचय की प्रक्रिया, यानी थर्ड पॉइंट है पूंजी संचय की प्रक्रिया। अब देखिए पूंजी संचय की जो प्रक्रिया है वह क्या है, जिसे हम प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, पूंजी संचय की प्रक्रिया। और इसके अंतर्गत आर्थिक विकास की प्रक्रिया में एडम स्मिथ बचत एवं पूंजी संचय को आवश्यकता मानते थे। स्मिथ ने आर्थिक विकास की समस्या को देश में व्यक्तियों की बचत व विनियोग की कुशलता के द्वारा अभिव्यक्त किया। विनियोग की दर का निर्धारण बचत के द्वारा होता है तथा बचतों का पूर्ण विनियोग किया जाता है और समस्त बचतें पूंजी विनियोग या भूमि से प्राप्त लगान के द्वारा प्राप्त होती हैं। अतः पूंजीपति एवं भूमिपति बचत करने में कुशल होते हैं और श्रमिक वर्ग बचत करने में अक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका यह विश्वास था कि मजदूरी के लौह नियम के अंतर्गत या मजदूरी के लौह नियम पर आधारित है। और आयरन लॉ ऑफ वेज यानी मजदूरी के लौह नियम के लिए भी मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। उसमें पूरा विस्तार से आपको मैं करीब वो 2 दिन का लेक्चर होगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। उस टॉपिक को भी हम आपके समक्ष क्लियर करेंगे। कौन सा? मजदूरी के लौह नियम को। तो मजदूरी का लौह नियम भी हम लेकर के आएंगे, पहले इसे हम क्लियर करते हैं। इसके बाद फिर आता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मजदूरी या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मजदूरी कोष के अतिरिक्त या अस्तित्व पर ही विश्वास करते थे और उनका विचार था कि मजदूरी मात्र श्रमिकों के जीवन निर्वाह हेतु प्रदान की जानी चाहिए। यदि किसी समय कुल मजदूरी कोष जीवन निर्वाह स्तर से अधिक हो तब श्रम शक्ति बढ़ेगी व रोजगार के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ऐसे में मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर के बराबर आ जाएगी और ऐसी स्थिति में कुछ मजदूर जीवन निर्वाह से निम्न स्तर पर कार्य करने को बाध्य होंगे। एडम स्मिथ का विश्वास था कि स्थैतिक दशाओं में मजदूरी दर जीवन स्तर के बराबर गिरती है, जबकि तीव्र वृद्धि संचय की अवधि में मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर से ऊपर बढ़ती है। मजदूरी के स्तर का बढ़ना पूंजी संचय की दर एवं जनसंख्या वृद्धि की दर पर निर्भर करता है और जब यह जनसंख्या वृद्धि की दर पर निर्भर करता है तब यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यदि फलनात्मक रूप से विनियोग की दर निर्भर करती है, एक स्थिर पूंजी स्टॉक की दशा में देश गतिरोध का अनुभव करना या देश गतिरोध का अनुभव करता है। यदि पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती है तो देश में उत्पादन में श्रम विभाजन के बढ़ने से अधिक आनुपातिक वृद्धि होती है और एडम स्मिथ ने बहिर्जात संस्थागत परिवर्तनों की महत्ता को स्वीकार किया। या स्वीकार करते हुए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विपरीत संस्थागत परिवर्तन पूंजी संचय के लाभों में कमी करते हैं। यहाँ उन्होंने वृद्धि के तकनीकी आर्थिक पक्ष को रेखांकित किया
है। इसके बाद चौथा बिंदु इनका आता है, वह है विनियोग का कारण लाभ। तो चौथा पॉइंट क्या है? विनियोग का कारण लाभ, यानी विनियोग का कारण लाभ। अब देखिए विनियोग का जो कारण है वह क्या है? द रीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के अंतर्गत एडम स्मिथ ने माना है कि विनियोग इस कारण से या इस कारण किया जाता है कि पूंजीपति विनियोग के द्वारा लाभ कमाना चाहते हैं, और जब पूंजीपति विनियोग के द्वारा लाभ कमाना चाहते हैं तो क्या करते हैं? तो भविष्य में लाभ की आशा वर्तमान समय में विनियोग की या विनियोग के वातावरण से प्राप्त हो रहे वास्तविक लाभ पर निर्भर करती है। विकास की प्रक्रिया में लाभ की प्रकृति पर विचार करते हुए एडम स्मिथ ने स्पष्ट किया कि आर्थिक प्रगति के साथ साथ लाभ कम होने लगते हैं, और जब लाभ कम होने लगते हैं तब क्या होता है? तो पूंजी स्टॉक में या पूंजी स्टॉक के बढ़ने पर श्रम की अधिक मांग होती है और जिसमें मजदूरी दर बढ़ती है तथा पूंजीपति के लिए न्यून अतिरेक शीघ्र रह जाता है, या जब वह रह जाता है तो दूसरा एक बड़ा पूंजीगत स्टॉक विनियोग के व्यापक अवसरों की आवश्यकता रखते हैं जो अर्थव्यवस्था में हर समय उपलब्ध नहीं रह जाता। अतः पूंजी स्टॉक के बढ़ने पर पूंजीपति उसका उपयोग एक निम्न सीमा या निम्न सीमांत लाभ के लिए कर पाते हैं, और स्मिथ का विश्वास था कि समय के साथ साथ वाणिज्य व व्यापार के नियंत्रण एवं प्रतिस्पर्धा व एकाधिकार का अंश बढ़ने पर लाभ की दर में विपरीत प्रभाव पड़ता है। आर्थिक विकास में ब्याज की दर की भूमिका को स्पष्ट करते हुए स्मिथ ने यह स्पष्ट किया कि समृद्धि या समृद्ध पूंजीपति, समृद्ध प्रगति एवं जनसंख्या में वृद्धि होने पर ब्याज की दरें गिरती हैं, और जब ब्याज की दरें गिरती हैं तब जिससे पूंजी की पूर्ति बढ़ती है, और इस प्रकार लगान के बारे में स्मिथ का विचार था कि आर्थिक प्रगति होने पर मुद्रा में वृद्धि होने लगती है, या मुद्रा में वृद्धि होने के साथ साथ लगान तथा राष्ट्रीय आय के लगान के अंश में भी वृद्धि होती है। इसके बाद पांचवा बिंदु इसमें आता है, वह बिंदु है विकास का क्रम। कौन सा है? पांचवा बिंदु है विकास का क्रम। अब देखिए विकास के क्रम के अंतर्गत यानी सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत एडम स्मिथ के अनुसार विकास के प्राकृतिक रूप में पहले कृषि, फिर उद्योग एवं अंत में वाणिज्य का विकास होता है। एडम स्मिथ ने यह स्पष्ट किया कि आर्थिक प्रगति के वाहक कृषक, उत्पादक एवं व्यवसायी हैं। स्वतंत्र उपक्रम में अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र व्यापार एवं प्रतिस्पर्धा कृषक, उत्पादकों एवं व्यवसायियों के या व्यवसायियों को बाजार का विस्तार करने में मदद करते हैं।
जिसमें आर्थिक विकास संभव होता है। और जब आर्थिक विकास संभव होता है तथा कृषि के विकास में विनिर्माण क्रियाएं बढ़ती हैं और तथा वाणिज्य का विस्तार होता है। आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जब कृषि अतिरेक बढ़ता है तब वाणिज्यिक सेवाओं एवं विनिर्माण वस्तुओं की मांग बढ़ती है और इससे वाणिज्यिक प्रगति होती है तथा विनिर्माण उद्योग स्थापित हैं। इसके विकास में कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है क्योंकि कृषक उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने लगते हैं और जब कृषक उन्नत तकनीकों का प्रयोग करने लगते हैं तब इस प्रकार कृषक उत्पादक एवं व्यवसायियों के कारण पूंजी संचय व आर्थिक विकास होता है। इसके बाद छठा पॉइंट आता है, वह है सरकारी नीति, अबंध नीति। कौन सा है? सरकारी नीति और अबंध नीति। सरकारी नीति, अबंध नीति। अब देखिए, सरकारी नीति या अबंध नीति यानी गवर्नमेंट पॉलिसी लेजर फेयर, इसके अंतर्गत आर्थिक विकास के एक यंत्र के रूप में एडम स्मिथ ने अबंध नीति का पक्ष लिया और इससे अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता मिलना स्मिथ राज्य के हस्तक्षेप को आर्थिक प्रगति के लिए घातक मानते थे और स्मिथ के अनुसार व्यक्ति अपने स्वहित से प्रेरित होकर अपने स्वयं एवं इस प्रक्रिया में समूचे समाज के कल्याण में वृद्धि करता है। और एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ अर्थात प्रतिस्पर्धा बाजार शक्तियों के उत्पन्न होने की महत्ता दी। विकास की प्रक्रिया, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, वह है विकास की प्रक्रिया, यानी विकास की प्रक्रिया संचयी होती है। क्या? विकास की प्रक्रिया संचयी होती है, यानी डेवलपमेंट प्रोसेस इज कम्युलेटिव। क्या? कम्युलेटिव, यानी संचयी को बोलते हैं कम्युलेटिव। अब देखिए, विकास की प्रक्रिया संचयी होती है तो कैसे होती है या इसका क्या कारण है? तो इसके अंतर्गत विकास की प्रक्रिया एक बार प्रारंभ होकर या प्रारंभ होने पर स्वयं गति प्राप्त करती है तथा संचयी होती है और इसके अंतर्गत श्रम विभाजन पूंजी के संचय द्वारा संभव बनता है। और जब पूंजी के संचय द्वारा संभव बनता है तथा बाजार का विस्तार होने पर राष्ट्रीय आय में उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे बचत विनियोग बढ़ता है और स्पष्ट है कि प्रगति कर रही अर्थव्यवस्था में आय का स्तर एवं पूंजी का स्टॉक बढ़ता है और जब पूंजी का स्टॉक बढ़ता है तब
इससे पूंजी संचय में वृद्धि प्रोत्साहित होती है। एक अर्थव्यवस्था की प्रगति का दूसरा महत्वपूर्ण घटक वृद्धिमान पूंजी के उत्पाद अनुपात में लगातार कमी होना है। इसका कारण यह है कि पूंजी के बढ़ते हुए प्रयोग से श्रम की उत्पादकता पर धनात्मक प्रभाव पड़ता है, और जब धनात्मक प्रभाव पड़ता है तब संस्थागत राजनीति एवं प्राकृतिक घटकों को ध्यान में रखते हुए एडम स्मिथ ने माना कि सामाजिक वर्ग ऐसा है जिसे राष्ट्र बाह्य या राष्ट्र कहा जाता है तथा जो आर्थिक वृद्धि की एक निश्चित दर का अनुभव करता है, और स्मिथ के सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था एक वृक्ष की भांति बढ़ती है। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह है स्थिर अर्थव्यवस्था, यानी 8वां इसमें पॉइंट है वह है स्थिर अर्थव्यवस्था। स्थिर अर्थव्यवस्था। अब देखिए स्थिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एडम स्मिथ ने यह माना कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया हमेशा वृद्धि मुखी प्रवृत्ति की नहीं रखती, बल्कि इसके अंतर्गत एक स्थिर अवस्था के दर्शन होते हैं, और जब स्थिर अवस्था के दर्शन होते हैं तो अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में तब पहुंचती है जब कुल आय में स्थिरता दिखाई देती है, जीवन निर्वाह मजदूरी प्राप्त होती है, लाभ कम होने लगते हैं और शुद्ध विनियोग की कमी होती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तब जनसंख्या अपरिवर्तित रहती है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता वृद्धि को अंतिम रूप से सीमित कर देती है। एडम स्मिथ ने स्थिर अवस्था को दूर करने के लिए या दूर करने के उपाय प्रस्तावित नहीं किए, और उन्होंने कहा कि स्थिर अवस्था का विस्तार अर्ध विकसित से भिन्न है, और उनके अनुसार स्थिर अवस्था में अर्थव्यवस्था अपने आप को समृद्ध के उच्चतम स्तर पर पाती है जो उसके प्राकृतिक संसाधनों एवं पर्यावरण से संगति रखते हैं, जबकि अर्धविकसित अर्थव्यवस्था अपने संसाधनों द्वारा प्राप्त होने वाले समृद्धि के उच्चतम अंश से पूर्ण या पूर्व ही गतिरोध की अवस्था में पहुंच जाती है। और जब यह गतिरोध की अवस्था में पहुंच जाती है तो आगे जो हम अध्ययन करते हैं वह अध्ययन करते हैं एडम स्मिथ के विश्लेषण का मूल्यांकन के अंतर्गत। और एडम स्मिथ के विश्लेषण का जो मूल्यांकन है वह कितने पॉइंटों के अंतर्गत होता है, उसके लिए 5 बिंदु हैं, और 5 बिंदुओं के अंतर्गत हम एडम स्मिथ के विश्लेषण का मूल्यांकन करते हैं, यानी क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द एनालिसिस ऑफ एडम स्मिथ। देखिए एडम स्मिथ का विश्लेषण स्पष्ट करता है कि आर्थिक वृद्धि कैसे होती है एवं कौन से घटक एवं नीतियां इसे प्रेरित करती हैं, और उन्होंने बचत एवं पूंजी संचय, सुधरी तकनीक, श्रम विभाजन,
उत्पादन में बाजार के विस्तार एवं कृषक व्यापारियों के उत्पादकों की अंतर्निर्भरता के आधार पर संतुलित वृद्धि की प्रक्रिया को सामने रखा। एडम स्मिथ द्वारा वर्णित स्थिर अवस्था अवंध नीति एवं विकास की सतत व संचयी प्रक्रिया मानने के विचार को कालांतर में अन्य अर्थशास्त्रियों द्वारा विश्लेषित किया गया और एडम स्मिथ के विश्लेषण की सीमाएं हैं वह इस प्रकार हैं। पहली सीमा है एडम स्मिथ का विश्लेषण ब्रिटेन एवं यूरोप के कुछ भागों में व्याप्त आर्थिक सामाजिक दशाओं की अवलोकन पर ही आधारित रहा, जिसके अधीन समाज का वर्गीकरण नंबर 1 पूंजीपति और नंबर 2 यानी पूंजीपति या वह भूमिपति तथा नंबर 2 श्रमिकों के मध्य किया गया। उनका विश्लेषण मध्यम वर्ग की भूमिका को ध्यान में नहीं रखता, आर्थिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट आता है वह है स्मिथ ने माना कि केवल पूंजीपति व भूमिपति ही बचत करते हैं। कैसे? यानी पूंजीपति और भूमिपति जो बचत करते हैं, लेकिन यह बचत के आधार का एक पक्षीय विवेचन है, क्योंकि इसमें यह ध्यान में रखा जाता है कि एक विकसित समाज में बचत का मुख्य स्रोत आय प्राप्त करता है, पूंजीपति एवं भूमिपति नहीं। फिर इसके बाद तीसरा बिंदु आता है और वह तीसरा बिंदु है कि पूर्ण प्रतियोगिता की व्यवहारिक मान्यता मानी गई है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता की जो अव्यवहारिक मान्यता है वह इस विश्लेषण के अंतर्गत मानी गई है। और क्या किया गया है? व्यवहार में एकाधिकार एवं गला काट प्रतिस्पर्धा की स्थितियां विद्यमान होती हैं तथा निजी क्षेत्र एवं आंतरिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अनेकों प्रतिबंध लगाए जाते हैं। चौथा बिंदु इसमें आता है उपक्रमी की भूमि पर ध्यान नहीं दिया गया है। पांचवा बिंदु इसका है वह यह है कि विकास की प्रक्रिया का स्मिथ द्वारा किया गया विश्लेषण अपर्याप्त है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया हेतु प्रयत्न एवं प्रयास आवश्यक है तथा विकास सतत एवं नियमित भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो इसके बाद में देखिए फिर अगला पॉइंट इसमें आता है वह है अर्ध विकसित देशों हेतु सार्थकता। यानी यह विश्लेषण यह देखता है कि जो अर्ध विकसित देश हैं उन देशों में इसकी सार्थकता है भी या नहीं है, तो इसका भी एक अध्ययन किया जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, क्या अर्ध विकसित देशों हेतु सार्थकता का अध्ययन जब हम करते हैं तो यहाँ एडम स्मिथ का जो विश्लेषण है वह विश्लेषण की अर्ध विकसित देशों हेतु सीरीज या सीमित सार्थकता है। इसके कारण कई बिंदु हैं और उनमें से पहला बिंदु आता है
अर्ध विकसित देशों में बाजार या बाजार का आकार छोटा होता है और छोटा होने के कारण वस्तुतः बाजार के आकार का निर्धारण उत्पादन के परिणाम से होता है, जो आय के स्तर पर निर्भर करता है और क्रय की क्षमता से अधिक या क्रय की क्षमता से अभिप्राय उत्पादन की क्षमता से है। और यहाँ उत्पादकता किसी सीमा तक उत्पादन में प्रयुक्त पूंजी के अंश पर निर्भर करता है। चूंकि बाजार का आकार अर्ध विकसित देशों में छोटा होता है और जब यह छोटा होता है तो उत्पादकता का जो अल्प है या उत्पादकता अल्प है तो एवं अल्प उत्पादकता के आशय आय के निम्न स्तर से होता है। इसके बाद दूसरा बिंदु इसमें आता है, वह है मजदूरी दरों में लोचशीलता के अभाव। अब देखिए, जो मजदूरी की दरें हैं उनमें लोचशीलता का अभाव क्या है, तो यहाँ एडम स्मिथ यह मान करके चलते हैं कि मांग के पूर्वानुमान की भांति या पूर्वानुमान की अस्थिरता एवं जन उत्पादन की वृद्धि जैसे घटकों के साथ एडम स्मिथ द्वारा प्रस्तावित अवंध नीति की अव्यवहारिकता और अधिक बढ़ जाती है। यदि प्रतिस्पर्धा को बनाए रखना संभव भी होता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उत्पादन की कुशलता निश्चित रूप से बढ़ेगी, और जब यह बढ़ती है तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण है प्रतिस्पर्धा उत्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। दूसरा कारण है प्रतिस्पर्धा अधिकतम सामाजिक कल्याण को प्राप्त करने के लिए या प्राप्त करने में असफल हो सकती है। तीसरा बिंदु इसमें आता है और वह यह है कि प्रतिस्पर्धा देश या अर्ध विकसित देश कुछ समस्याओं जैसे अपनी आवश्यकताओं की तुलना में पूंजीगत साधनों के अनुरूप, नंबर 2 छद्म एवं खुली बेकारी। तीसरा बिंदु निम्न प्रति व्यक्ति उत्पादकता की समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, और जब यह इन समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं तो इनका निरूपण तब संभव है जब सरकार द्वारा आर्थिक मामलों में अधिक हस्तक्षेप किया जाए, जो कि अधिक नियोजन द्वारा ही संभव है। इसके बाद चौथा बिंदु आता है कि अर्धविकसित देशों में बचतों की कमी, संसाधनों की अगतिशीलता एवं संयंत्र व उपकरणों के उपरांत होने एवं पिछड़ी तकनीक के कारण औद्योगिक ढांचा कमजोर होता है, और ऐसे में सरकार संयंत्र एवं उपकरणों में भारी विनियोग व बड़ी बचतों के द्वारा पूंजी निर्माण संभव कर साधनों की गतिरोध या गतिशीलता स्थापित करने में सफल बन सकती है। इसके बाद पांचवा बिंदु इसका आता है और अंतिम जो पॉइंट है वह है अर्धविकसित देश उपभोग से प्रेरित होते हैं। अब देखिए, अर्धविकसित देश उपभोग से प्रेरित कैसे होते हैं।
तो देखिए, इसके अंतर्गत निर्धनता के कारण इनके निवासियों में उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति काफ़ी होती है और एवं बचतें अल्प होती हैं। और जब बचतें अल्प होती हैं तब जबकि एक विकसित देश में उपभोग आय की वृद्धि के कारण बढ़ता है और अर्धविकसित देशों में उपभोग केवल आय की वृद्धि के कारण नहीं बल्कि उपभोग प्रवृत्ति के वृद्धि के कारण बढ़ता है। ऐसे में सरकार को बचत प्रोत्साहन एवं पूंजी निर्माण हेतु विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं और जब यह विशेष प्रयत्न करते हैं तब स्पष्ट होता है कि अर्धविकसित देशों में विकास की जो गति है उस गति को त्वरित करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिस पर एडम स्मिथ द्वारा विचार नहीं किया गया है। और देखिए, इसके साथ ही अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो या मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, शेयर अपने दोस्तों के लिए भी करें। और यह जो मैंने आपके लिए अध्ययन कराया है इसके लिए मैं जो नोट्स तैयार करता हूँ यह नोट्स मेरे व्हाट्सएप लिंक में पड़े हुए हैं, वहाँ से भी आप इनका निकाल करके अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं जो नोट्स बनाता हूँ यह BA, BSc, MA, MSc इकोनॉमिक्स, UPSC, नेट के और समस्त भारत के समस्त राज्यों के अंतर्गत होने वाली प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी मैं यह नोट्स तैयार करता हूँ। इन नोट्स से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें और इन नोट्स का अध्ययन अवश्य ही करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट ही मेरे वीडियो को बनाने की एक प्रेरणा देते हैं। और अगर आपकी किसी भी प्रकार का कोई भी टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आता है, आप अपने सिलेबस को मेरे व्हाट्सएप लिंक में भेजिए। और मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है वह है 8619024211। इसके अंतर्गत भी आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। मैं आपके सभी मैसेज को चेक करता हूं और आपकी जो भी समस्या है उस समस्या के समाधान हेतु मैं आपके साथ अवश्य ही खड़ा हुआ हूं। आपकी समस्या का या तो तुरंत ही मैं समाधान करूंगा, मुझे लगेगा कि इसके लिए वीडियो तैयार करना है तो वह मैं आपके लिए वीडियो भी बना करके भेजूंगा। धन्यवाद।